नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा और कितनी कितनी कठिनाई के साथ आपने फॉर्म भरा, ये आप खुद भी जानते हैं। और फॉर्म भरने के बाद कितनी कठिनाई के साथ आपने परीक्षा देने के लिए पटना भी गया और वहां से परीक्षा देकर वापस भी लौटे और एक दिन आया कि आपका रिजल्ट भी घोषित हो गया, परिणाम आ गया। और अब आप उधेड़ बुन में फंसे हैं, इस उधेड़ बुन में कि हम सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने या न बने। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बस यही था कि आप ये जघन्य अपराध जो है अपने जीवन में कदापि न करें। देखिए, अगर सक्षमता परीक्षा आप उत्तीर्ण हो गए हैं और आपको आपका जिला आवंटित हो गया है, तो निश्चित रूपेण आप जिले में कहीं भी भेजे जाएं, आपको निश्चित रूप से योगदान करना चाहिए। और वैसे साथी जिनको अपना गृह जिला नहीं मिल पाया, तो वैसे शिक्षक साथी आप अपने परिवार की, घर के लोगों की अगर देख रेख करते हैं, जैसे माँ हुए, बाप हुए, माताजी पिताजी का अगर सेवा करते हैं, ओल्ड एज में हैं और घर के देख रेख करने वाले आप ही हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप अगर नहीं ज्वाइन करते हैं और सेकेंड अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए ठीक है। लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परिवार की जिम्मेवारी उनके पास नहीं है, तो वैसे शिक्षक साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप उत्तीर्ण हो गए हैं तो निश्चित रूप से आप विद्यालय योगदान कर लें। विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय योगदान क्यों करें, मैं ये बता रहा हूं आपको। देखिए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद बहुत सारी बातें ऊहापोह स्थिति में हुई। आप जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली आने के बाद कुछ ही समय बाद उसका विरोध भी शुरू हो गया और विरोध इस कदर बढ़ा कि फिर अंततः ये बातें हुई कि फॉर्म भरा जाए या न भरा जाए। विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा यह भी कहा कि फॉर्म नहीं भरा जाए और इसलिए आधे शिक्षकों ने फॉर्म भरा, आधे ने नहीं भरा। और आधे ने जो भरा उसमें लगभग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लगभग अगर सबको मिला के कंपेयरिंग करके देखे जाए तो कम से कम 95% शिक्षक जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जो है समायोजित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आपको समायोजित किया जाएगा। आप पहले नियोजित शिक्षक के पद पे थे और अब आपको समायोजित किया जाएगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जिस दिन आप विद्यालय योगदान कर लेते हैं। तो आप ये भी जान लीजिए कि विरमन, इस बार आप योगदान करेंगे तो विरमन जो होगा वो आपका बनवाना होगा, विरमन। क्योंकि अब वो त्याग पत्र वाली कोई बात नहीं है, विरमन बनवाना है और विरमन बनवाने के साथ ही आपको अपने विद्यालय में जो आवंटित होगा उसमें जाना है। अब सवाल पैदा ये होता है कि भाई हम योगदान करेंगे तो हमको क्या लाभ होगा। तो देखिए, अगर आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय योगदान कर लेते हैं, तो इस बात को आप समझ जाइए कि आपको भविष्य में बहुत फायदा होगा। वर्तमान के फायदे के चक्कर में ज्यादा न रहें। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कि किन्हीं का 8,000 10,000 बढ़ रहा है, या हो सकता है किन्हीं का कम बढ़ रहा है। यह भी हो सकता है कि आपको जो कैश इन हैंड आपके अकाउंट में आ रहा है उसमें 1 आध 2 3,000 रुपया कम भी हो जाए, तो टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि अभी तक आपके ईपीएफ में 1,800 रुपया कटता था, अब आपके ईपीएफ जो है वो नहीं कटेगा, अब एनपीएस कटेगा। और एनपीएस में आपके मूल वेतन का 10% कटेगा, तो सरकार को भी उसमें 14% जमा कराना होगा। और इस तरीके से आपके हर महीने में मिनिमम 10,000 रुपया 1 to 5 से ही शुरुआत हो जाएगा। हर महीने 10,000 रुपया सेविंग होगा, तो समझिए कि अगर आपकी 20 साल की नौकरी है तो आपके जो संचित रुपए हैं वो कितने हो जाएंगे और फिर उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा।
और एक बार में बुढ़ापे में अगर उतना मोटा अमाउंट आपको मिलता है तो आपका वैल्यू कितना होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि एनपीएस का तो लाभ मिल रहा है, एक वो लाभ दिखाई दे रहा है। अरे राज्य कर्मी बनने पर बहुत सारे लाभ हैं। आपको ईएल मिलेगा, ये आपको मेडिकल का भी अलग फैसिलिटी है, आप मेडिकल छुट्टी लेते हैं तो उसका अलग फैसिलिटी है। उसके अलावा आप बात कीजिए अगर भविष्य की, तो भविष्य में आज से आने वाले 5 साल 6 साल 10 साल ओपीएस लागू होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना ही होना है, और जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा तो निश्चित रूप से आप उसके हकदार होंगे अगर आप विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन करते ही आपको राज्य कर्मी का दर्जा मिल रहा है और राज्य कर्मी की सारी सुविधाएं दे होंगी। अब जब सारी सुविधाएं दे होंगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू होता है तो किन पे लागू होगा? जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। अब अगर आप आज आपका रिजल्ट आ गया है, आप तैयार हैं कि हम अब सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, तो अब ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऊहापोह की स्थिति में आप इस कार्य को न करें, ऐसा न हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप इन सारी बातों से अवगत हो जाएं, और जो शिक्षक साथी फॉर्म नहीं भर पाए, उन जो शिक्षक साथी फॉर्म नहीं भर पाए, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आरटीई एक्ट के तहत सक्षमता परीक्षा को जायज ठहराया गया है। अब जब सक्षमता परीक्षा जायज है तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में सक्षमता परीक्षा का आयोजन होता रहेगा, और जो शिक्षक साथी इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं, अगर वो सम्मिलित होना चाहें तो हो सकते हैं। और ये भी एक माननीय उच्च न्यायालय से ये एक अच्छा डिसीजन आया है कि वैसे शिक्षक साथी जो राज्य कर्मी की इच्छा नहीं रखते हैं और वो अपने जगह पे बना रहना चाहते हैं, अपने नियोजन इकाई में बने रहना चाहते हैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज है कि वो अपने नियोजन इकाई में ही बने रहेंगे और उनका कोई बाल बाका नहीं होने वाला है, चाहे वो सक्षमता परीक्षा दें या न दें। अगर सक्षमता परीक्षा दे भी देते हैं, दूसरा जिला आवंटन होता है, नहीं जाने की इच्छा है मत जाइए, लेकिन आप परीक्षा में सम्मिलित होइए, क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार आरटीई एक्ट के तहत सक्षमता परीक्षा को जायज ठहरा दिया गया है। अब इन सारी बातों को आप समझ लीजिए। अब मैं एक बात और बार बताऊंगा कि जो शिक्षक साथी 2003, 2005, 2008, 2010 तक के शिक्षक हैं, उन्होंने दक्षता परीक्षा पास कर सर्विस में आए और उनकी भी ट्रेनिंग हुई, सारी प्रक्रियाएं उनकी पूर्ण हुई और वो भी सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए और वो भी उत्तीर्ण किए हैं। अब बात यह है कि वो चूंकि ओल्ड टाइम से अपना मतलब सर्विस देते आ रहे हैं, तो जो इंक्रीमेंट की वजह से उनका सैलरी ज्यादा है। जब इंक्रीमेंट की वजह से उनका सैलरी ज्यादा है तो आप समझ लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। वेतन संरक्षण का लाभ का मतलब हुआ कि आपका जो मूल वेतन है, देखिए मूल वेतन पे ही डीए, एचआरए, मेडिकल ये आपको प्राप्त होता है। अब मूल वेतन जो आपका है वो नया जो फिटमेंट मैट्रिक्स जारी किया गया है उसमें आप जहां पर फिट होंगे, यानी कि आपका मूल वेतन जितना होगा उससे कुछ रुपया 200 बढ़े 300 बढ़े, लेकिन बढ़ के ही मिलेगा, घटने का सवाल नहीं है। और जहां अभी आपके खाते में ईपीएफ के खाते में 1800 प्लस 2350, सरकार का 2350 इतना ही पैसा जमा होता है, लेकिन एनपीएस में आएंगे तो आपके मूल वेतन का 10% प्लस सरकार उसका 14% जमा कराएगी, जो एक अच्छा खासा अमाउंट होगा, जो आपके भविष्य के लिए काफी लाभप्रद होगा। तो मैं फिर बोलूंगा कि आप में से जो वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता हासिल कर ली है,
उनको अपना गृह जिला मिल भी गया है, अगर वो फिर भी अब योगदान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नजरिए से वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। आपको अपने जिले में कोई भी विद्यालय मिलता है, आप योगदान कीजिए, और कष्ट आज झेलिएगा तो कल मेवा आप ही को खाने को मिलेगा। देखिए, लालच कुछ नहीं है, लालच बस ओल्ड पेंशन स्कीम का है, और आने वाले समय में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा, ऐसा मेरी आंतरिक अनुभूति के साथ साथ वर्तमान की जो परिदृश्य है उसको देखकर मैं ये बात बोल रहा हूं। और अब देख लीजिए कि उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिल रहे हैं। अब 8 साल पे प्रमोशन भी है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो है सो आपको प्रमोशन का लाभ देना है, आपको एसीपी का लाभ देना है। सरकार आज न कल उस पर डिसीजन लेगी ही, और जब डिसीजन लेगी तो इसका लाभ आपको मिलेगा। और देखिए, यहाँ पर आपकी सर्विस जो है वो देखिए समायोजित की जा रही है। नियोजित शिक्षक के पद से जब आप सक्षमता उत्तीर्ण कर जाते हैं तब आपको क्या किया जा रहा है, समायोजित किया जा रहा है। कहाँ समायोजित किया जा रहा है? विशिष्ट शिक्षक नियमावली में। और कब समायोजित हुएगा? जब आप विद्यालय योगदान कर लीजिएगा। अब विद्यालय योगदान करने के बाद जब आप शिक्षक के रूप में, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लेते हैं तो राज्य कर्मी की सारी सुविधाएं आपको भी दे हो जाएंगी। और चूंकि आप इस पद से उस पद पे समायोजित हो जा रहे हैं, नियोजन इकाई से जिला कैडर के शिक्षक बन रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पुराने जो सर्विस है वो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में काउंट हो ही रहे हैं, क्योंकि आप समायोजित हो रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और है कि आप जो है सो एक पद से दूसरे पद में समायोजित भी हुए। दूसरा है कि विरमण लेके आप आ रहे हैं। और तीसरी बात है कि आपके वरीयता का क्या आधार है? आपके वरीयता का आधार नियोजन इकाई में प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि है, जो कि आपके वरीयता का आधार बनेगा। तो ये था मेरा मूलभूत बात। अब मैं इन सारी बातों को बताने के बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान में अभी जो आप विभिन्न प्रकार के न्यूज सुने हैं और वो सत्य भी होने जा रहा है। आगामी 15 अप्रैल से हो सकता है, चुनाव है इसलिए थोड़ा सा मैं हो सकता है का वर्ड लगा रहा हूं। चुनाव का आचार संहिता लागू है और इस कंडीशन में हो सकता है कि चुनाव आयोग की बात है तो काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में जो बातें सामने निकल के आ रही हैं कि आगामी 15 अप्रैल से पटना के बापू भवन में आपके काउंसलिंग का प्रोग्राम किया जाना है। अब देखिए, काउंसलिंग का जब आपका प्रोग्राम किया जाना है तो आप जान लीजिए कि 15 अप्रैल से लगभग 20 दिनों तक काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। अब सवाल पैदा होता है कि 20 दिन काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, जिला 38 है और बापू भवन में ही काउंसलिंग होगी, तो क्या एक जिला का एक बार में काउंसलिंग पटना हो सकता है बापू भवन में? तो देख लीजिए दोस्तों, बापू भवन की कैपेसिटी 25,000 लोगों की है और एक जिला में अगर दरभंगा जिला को उठाइएगा तो सबसे ज्यादा वहां सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है। तो वो शिक्षक जब 10,000 के करीब में है तो उनका भी काउंसलिंग एक दिन में हो जाएगा, तो बाकी जिलों का भी काउंसलिंग एक दिन में संभव है। और जो छोटे छोटे जिले हैं उनका 2 जिलों का काउंसलिंग एक दिन में संभव है। तो इस तरीके से 20 दिन में आपके 38 जिला का क्या कर लिया जाएगा, काउंसलिंग करा लिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग में जिला में नहीं हो रहा है, आपके जिला में भी काउंसलिंग हो सकता था, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ। आपका जिला का काउंसलिंग जिला में न होकर के पटना हो रहा है, तो पटना होने के पीछे के उद्देश्य को भी तो समझना होगा कि पटना आखिर क्यों हो रहा है। देखिए, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने से ही लगभग बहुत सारे शिक्षक जो जाली थे वो पकड़े गए। तो जो पकड़े गए तो कहीं ना कहीं वो गलत किए थे इसलिए पकड़े गए। अब देखिए, सरकार ये चाहती है, शिक्षा विभाग ये चाहता है कि राज्य कर्मी के रूप में जो भी शिक्षक आए उनके पवित्रता में, यानी कि उनके जो सर्टिफिकेट है
उनकी जो योग्यता है उसमें कहीं से कोई लेकिन, किंतु और परंतु ना हो। अब मान लिए कि आप सारे सर्टिफिकेट्स को लेके गए और उसमें वो जांच जिला में होगा, तो आप समझते हैं कि जिला में बड़ा पैरवी लगता है, तो पैरवी लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमारे एसीएस आदरणीय के पाठक साहब ने इस काउंसलिंग का जो आयोजन जो है सो पटना में किए हैं। तो पटना में काउंसलिंग होगी। आप सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, और आप सही हैं तो आपको सही तरीके से कार्य करने की भी जरूरत है काउंसलिंग की। अब आपका जो काउंसलिंग होगा तो जाहिर सी बात है कि काउंसलिंग से रिलेटेड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल लेके जाना ही जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपका लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ आपके जितने भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक यानी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो 10+2 में होंगे, वो 11-12 यानी जितने भी आपने सक्षमता परीक्षा में लगाया था डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन आपका टीईटी है तो टीईटी का अंक पत्र, प्रवेश पत्र, और मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और 10+2 आपका 10+2 आपका जो भी सब्जेक्ट से हो, तो वो सारे चीज के आपके मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल, और साथ में साथ उसका 3 सेट फोटोकॉपी ले लीजिएगा। उसके बाद आपका अगर दक्षता है, टीईटी है, तो वो उसका प्रवेश पत्र और उसका अंक पत्र आप निश्चित रूपेण ओरिजिनल भी ले लेंगे और 3 सेट में फोटोकॉपी ले लेंगे। अब सोचते हो ये है कि 3 सेट क्यों बोल रहे हैं? देखिए, वहां जाएंगे तो वहां जाने के बाद एक साथ जब वो सारी चीजें मांगेंगे, तो मान लिए कि एक सेट मांगे दे दिया, दूसरा सेट मांगे दे दिया, और एक सेट एक्स्ट्रा रहेगा, कहीं मांगा तो दे दिया, नहीं तो किधर जाइएगा फिर फोटोकॉपी कराने के लिए। तो ये अगर करा के रख लेते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, वहां पे आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। साथ ही साथ आपका जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, आप बीएड हो, डीएलएड हो, या फिर आप डीपीई हो, आपको अपने सारे मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र की छाया प्रति के 3 प्रति में लेने के साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है और सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स भी लेके जाना है। साथ ही साथ अगर आपने आरक्षण हेतु अगर कुछ दिया है, तो वो आरक्षण में आप जिस चीज के लिए आरक्षण का एनसीएल या ईडब्ल्यूएस या बीसी एनसीएल लगाए हैं या ईडब्ल्यूएस एससी एसटी लगाए हैं, तो उसकी भी कॉपी ओरिजिनल वाली जो आप निकाले होंगे उसको भी लेके जाएंगे और उसको भी फोटोकॉपी देंगे। सक्षमता परीक्षा का आपने जब फॉर्म भरा था तो उसका भी आप पीडीएफ फाइल रखे होंगे, उसको प्रिंट आउट करवा लेंगे, उसको भी लेके जाएंगे, और वो तीनों जो है सो 3 प्रति जो छाया प्रति करवाएंगे उसमें लगा देंगे। और आप सक्षमता परीक्षा का अगर एडमिट कार्ड का जीरोक्स रखे हो तो उसको भी ले लीजिएगा। साथ ही साथ हर फाइल को जब बनाइएगा तो उसमें कम से कम 4 फोटो अपना पासपोर्ट साइज, जो कि सक्षमता परीक्षा के एडमिट कार्ड में आपने चिपकाया था, उसको भी ले लेंगे। यानी 4×12 फोटोग्राफ, और 4 एक्स्ट्रा भी रख लेंगे, क्या जाता है। और उसके बाद जो है सो सबसे अहम बिंदु ये है कि आप जो है आपका जो आधार होगा, आपका जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड का जो आधार नंबर है वो किसी ना किसी मोबाइल से लिंक होगा, जो कि बहुत पहले आप जब आधार बनवाए होंगे उस समय लिंक्ड हुआ होगा। अब पुराना नंबर कितने व्यक्ति बंद करवा देते हैं, कितने व्यक्ति से गुम हो जाता है तो छोड़ देते हैं, और ऐसी कंडीशन में अब जब आप काउंसलिंग में पहुंचेंगे तो वहां पर आपका ओटीपी उसी नंबर पर गिरेगा, और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है, इसलिए ओटीपी अगर नहीं जाता है तो आपका काउंसलिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसी परिस्थिति में जब आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो फिर आप टेंशन में आ जाइएगा। तो इसलिए काफी फूक के फुल प्रूफ तैयारी के साथ पटना जाइए, काउंसलिंग कराइए। अब एक चीज और बताते हैं, लगभग हर व्यक्ति के जान पहचान में 6-7 शिक्षक ऐसे होंगे
जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे और उनको भी, चूंकि एक जिला का सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग एक दिन में है, तो जाहिर सी बात है कि अकेले जाने से अच्छा है कि 7, 8, 10 का ग्रुप बना ले और ग्रुप बना करके कोई गाड़ी रिजर्व करे, उसमें बैठ के इत्मीनान से जाइए, काउंसलिंग कराइए। जब काउंसलिंग खत्म होता है तो आप काउंसलिंग समाप्त होने के बाद फिर पुनः अपने उसी वाहन में आके बैठ के आराम से अपने घर को चले आए। अगर ये संख्या बृहद पैमाने पर करना चाहते हैं तो आराम से सभी साथियों से आप बस का किराया भी ले सकते हैं, और बस के किराया को सभी को एकत्रित कर देंगे तो आप एसी बस भी बुक कर सकते हैं और उससे भी पटना जा सकते हैं और वहां काउंसलिंग का हिस्सा बन वहां से फिर पुनः अपने गंतव्य को बड़ी सरलता के साथ आ भी सकते हैं। तो इस बात की कोई टेंशन है नहीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, कि मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं कि गलती से भी आप उत्तीर्ण हुए हैं और आपको कोई किसी प्रकार की कोई साइड दुविधा नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर आप अपने जिले में हैं और कहीं भी विद्यालय मिलता है उसको योगदान करें। और एक बात चलते चलते मैं बता दूं कि ये बात सुनने के लिए आ रहा है कि अंक के आधार पर शहरी क्षेत्र के स्कूल और देहाती क्षेत्र के स्कूल का आवंटन किया जाना है। तो देखिए, अंक के आधार पर अगर शहरी क्षेत्र और देहाती क्षेत्र का आवंटन किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि केवल ज्यादा नंबर वाले जो होंगे केवल वही शहरी क्षेत्र में भर जाएंगे। मान लिए कि शहरी क्षेत्र में अगर 100 सीट है तो वहां पे भी तो रिजर्वेशन फॉलो होगा, तो वहां पे रिजर्वेशन फॉलो होगा तो जो टॉप के जो नंबर वाले होंगे वो जनरल वाले सीट पे चले जाएंगे, फिर उससे कम में जो जिस कैटेगरी के जो होंगे उनका जो सीट होगा अगर उनका मार्क्स कम भी होगा तो वो जाएंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो बनाया हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और भविष्य में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई उन सभी बातों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए हम आपको हर बात से अवगत कराते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।